नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी ट्विटर पर अनलॉक हुए राहुल गांधी के अकाउंट की। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के ऐलान की। जानेंगे केंद्र ने क्यों उठाए उद्योगों की राष्ट्रभक्ति पर सवाल। पश्चिम बंगाल में उपचुनावों को लेकर क्या है चुनाव आयोग का प्लान। बात करेंगे चीन की नई चाल की और बुलेटिन के अंत में बात पंजाब कांग्रेस में चल रहे आपसी मतभेद की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, सरकार ने नहीं चलने दी संसद, सदन चले ये केंद्र की जिम्मेदारी है। संसद की रिपोर्ट ईडी और सीबीआई के लिए, सरकार की जांच पर हमें भरोसा नहीं। कर्नाटक में विधायक और मंत्रियों के असंतोष से मुश्किल में मुख्यमंत्री बसवराज बॉम्बे। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा से बॉम्बे ने की मुलाकात। विधायक और मंत्रियों की नाराजगी को लेकर की चर्चा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आलाकमान से पूछे सवाल। अचानक मुख्यमंत्री की कुर्सी से मुझे क्यों हटाया। विधानसभा चुनावों से एक साल पहले ही त्रिवेंद्र ने दिया था सीएम पद से इस्तीफा। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया आदेश, बिना वैक्सीनेशन के पंजाब में नहीं होगी एंट्री। जम्मू हिमाचल से आने वालों पर रखी जाएगी नजर। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ राजीव जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आस्था। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अब अनलॉक हो गया है। जब से राहुल का अकाउंट लॉक हुआ था, देश की सियासत में हंगामा मच गया था। कांग्रेस का आरोप था कि ये सब सरकार के इशारे पर हुआ है। ट्विटर पर दबाव पड़ा तो उसने सबसे पहले भारत के अपने एमडी को अमेरिका बुला लिया और फिर राहुल गांधी का अकाउंट अनलॉक कर दिया। तो कैसे हुआ राहुल का अकाउंट अनलॉक, देखिए ये रिपोर्ट। ट्विटर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सहित सभी कांग्रेस नेता जिनके अकाउंट बीते दिनों लॉक किए गए थे, उन्हें अनलॉक कर दिया है। ट्विटर ने ये कदम तब उठाया है जब पीड़िता की मां ने चुप्पी तोड़ते हुए मोदी सरकार को लेकर बड़ा दावा किया। पीड़िता की मां ने कहा है कि उन्हें किसी फोटो या ट्वीट पर कोई आपत्ति नहीं है। एफआईआर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बीजेपी ने दर्ज कराई थी। पीड़िता की मां के इस बयान के बाद एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया है, जिसके चलते मोदी सरकार एक बार फिर कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। दरअसल राहुल गांधी ने नाबालिग पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की तस्वीर शेयर की थी, जिस पर ट्विटर ने नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए अकाउंट को लॉक कर दिया था। जिसके बाद से ही कांग्रेस नेता लगातार ट्विटर पर मोदी सरकार के दबाव में आकर कार्रवाई करने के आरोप लगा रहे थे। आपको बता दें कि पिछले दिनों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर को पत्र लिखकर कहा था कि पीड़िता के माता पिता की पहचान उजागर करने को लेकर राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद ट्विटर ने अकाउंट को बंद किया। एनसीपीसीआर ने फेसबुक को भी पत्र लिखकर राहुल गांधी के पोस्ट को लेकर कार्रवाई की मांग की थी। राजीव जी, ट्विटर का राहुल गांधी का अकाउंट लॉक करना और फिर एक सप्ताह बाद अनलॉक करना, इसके पीछे क्या सरकार का दबाव था? क्योंकि जिस फोटो को लेकर विवाद था, उस तरह की फोटो तो बीजेपी नेताओं ने भी लगाई थी। एक दिन पहले ट्विटर के एमडी का तबादला और अब राहुल का अकाउंट अनलॉक। ये मामला ट्विटर की नीति से जुड़ा है या राजनीति से? जी आस्था, ट्विटर पर राहुल गांधी के अकाउंट के लॉक और अनलॉक का खेल साफ तौर पर राजनीति से प्रेरित ही लगता है। देश और दुनिया इस बात को लगातार देख रहे हैं कि कैसे ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए राहुल गांधी मोदी सरकार के फैसलों और नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं, सरकार पर ऐसे तंज कसते रहे हैं जिससे सरकार तिलमिला जाती है। कई बार मोदी सरकार के मंत्री और भाजपा के प्रवक्ता राहुल गांधी के बयानों पर जवाब देने के लिए टूट पड़ते हैं। कुल मिलाकर विपक्षी नेताओं में एक राहुल गांधी ही ऐसे नेता हैं जिनसे मोदी सरकार को लगातार चुनौती मिल रही है। इसीलिए ट्विटर पर जब उनका अकाउंट एक फोटो के लिए बैन हो गया तो इस पर राजनीति का प्रभाव साफ दिखाई दिया। वैसे भी दिल्ली के जिस मामले को लेकर यह सारा विवाद खड़ा हुआ था, उसमें आज पीड़िता की मां का बयान भी आ गया है कि उन्हें राहुल गांधी के फोटो लगाने से कोई आपत्ति नहीं है, यानी तिल का ताड़ बनाया गया और अब ये सब सामने आ गया है। ट्विटर पर राजनीतिक दबाव की बात उठी तो उसके एमडी यानी कि इंडिया के जो हेड हैं मनीष माहेश्वरी, उनका तबादला अमेरिका हो गया और एक दिन बाद ही राहुल गांधी का अकाउंट भी बहाल हो गया। अब इस मामले का अंत तो हो गया है आस्था, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगर राजनीतिक खेल का हिस्सा बन रहे हैं तो ये पूरे देश के लिए सोचने वाली बात है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश कल यानी 15 अगस्त को 75वां स्वाधीनता दिवस मनाएगा। देश को आज़ादी तो मिली, लेकिन एक दर्द भी मिला। भारत दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान।
बाद में पाकिस्तान के भी दो हिस्से हुए, जिसमें एक राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ। पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है और अब 14 अगस्त को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच दूरियां बढ़ती चली गई हैं। वैसे ये दोनों देश पड़ोसी हैं, लेकिन आज भारत धरती के दूसरे कोने पर मौजूद अमेरिका के जितने करीब है, उससे ज्यादा दूर वो अपने पड़ोसी पाकिस्तान से हो चुका है। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच 3 साल से ज्यादा वक्त से बातचीत ही नहीं हुई है। पाकिस्तान आज यानी 14 अगस्त को अपना स्वाधीनता दिवस मना रहा है, लेकिन इस दिन को भारत में अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान में जिस दिन उत्सव होगा उस दिन को हम दुखी होकर याद करेंगे। संकेत ये भी है कि इस दिन पाकिस्तान के साथ बधाइयों और मिठाइयों के आदान प्रदान की परंपरा भी बंद हो सकती है, क्योंकि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कोई बधाई देने वाला दिन नहीं होगा। कल यानी 15 अगस्त को भारत अपना 75वां स्वाधीनता दिवस मनाएगा। इससे पहले आज पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, देश के बंटवारे के दौरान लोगों को जो दुख सहन करना पड़ा, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपसी नफरत की वजह से हमारे लाखों भाइयों बहनों को विस्थापित होना पड़ा, अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इसीलिए 14 अगस्त के दिन को अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये दिन हमें सामाजिक विभाजन, असामंजस्य के जहर को दूर करने, एकता, सामाजिक सद्भाव, मानव सशक्तिकरण की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की याद दिलाता रहे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के सहारे पीएम ने राष्ट्रवाद के एजेंडे को ही धार दी है। वैसे राष्ट्रवाद के एजेंडे पर सिर्फ पीएम ही नहीं चल रहे, उनकी सरकार का हर मंत्री इस एजेंडे पर काम कर रहा है। इसलिए तो मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के उद्योगों को ही राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा दिया, जिससे उद्योग जगत भी हैरान है। CII को तो उनके भाषण का वीडियो YouTube पर ब्लॉक करना पड़ गया। तो क्या कहा है पीयूष गोयल ने, जिस कारण YouTube पर उनका वीडियो हुआ ब्लॉक? CII की वार्षिक बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के निशाने पर भारतीय उद्योग घराने ही आ गए, खास तौर पर टाटा सन्स। CII की बैठक में कपड़ा और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम सबको मी माई सेल्फ आवर कंपनी के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर और एरोस्पेस टाटा सन्स के अध्यक्ष बनमाली अग्रवाल का नाम लेकर गोयल ने कहा कि टाटा सन्स ने उनके मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों का विरोध किया था। वे नियम उपभोक्ताओं की मदद के लिए थे। गोयल ने टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन से कहा कि आपने 1-2 विदेशी कंपनी खरीद ली तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका महत्व ज़्यादा हो गया और देश हित कम हो गया। टाटा स्टील को चुनौती देते हुए गोयल ने कहा कि क्या वो जापान और कोरिया में अपने उत्पाद बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते, क्योंकि इन देशों की कंपनियां राष्ट्रवादी हैं। वो आयातित स्टील नहीं खरीदती। लेकिन भारतीय उद्योग इसके उलट सोचते हैं, उन्हें सिर्फ मुनाफे से मतलब है। गोयल ने उदय, कोटक, पवन गोयंका, टाटा, अंबानी, बजाज और बिरला की भी आलोचना की। गोयल के बयान पर CII और टाटा सन्स की ओर से जवाब नहीं आया, लेकिन विपक्षी दलों ने गोयल पर सवाल उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि गोयल का बयान वन मैन शो के जरिए तैयार काम के दबाव को दिखाता है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे शर्मनाक बताया और CII को पीयूष गोयल से माफी मांगने की मांग करने की सलाह दी। बीजेपी का हर मंत्री राष्ट्रवाद की नई परिभाषा गढ़ रहा है। राष्ट्रवाद के सहारे ही पार्टी चुनाव जीतने की कोशिश भी करती है। बीजेपी को हमेशा चुनावों की चिंता रहती है। वैसे इस समय चुनावों की चिंता किसी को है तो सबसे ज्यादा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। ममता को 84 दिन में पश्चिम बंगाल विधानसभा का सदस्य बनना है। इसके लिए उनकी पार्टी चुनाव आयोग के दरवाजे पर लगातार दस्तक दे रही है कि बंगाल की खाली पड़ी विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव कराए जाएं। अब इसे लेकर चुनाव आयोग ने भी एक प्लान तैयार किया है। तो क्या है चुनाव आयोग का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। दिन बीतते जा रहे हैं और ममता बनर्जी की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। संविधान के नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री या मंत्री पद की शपथ लेने के बाद 6 महीने में शपथ लेने वाले व्यक्ति को सदन का सदस्य बनना जरूरी है। इस हिसाब से देखें तो ममता बनर्जी ने 5 मई को CM पद की शपथ ली थी और उन्हें बंगाल विधानसभा का सदस्य 5 नवंबर से पहले बनना है। दिन तेजी से निकलते जा रहे हैं। अब सिर्फ 84 दिन का समय बचा है और ममता बनर्जी अभी तक राज्य विधानसभा की सदस्य नहीं बन पाई हैं। इसके पीछे जो सबसे
बड़ा कारण है वो है उपचुनाव का टलते जाना। दरअसल विधानसभा चुनावों के दौरान मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग पर बेहद तल्ख टिप्पणी की थी, जिसमें चुनाव आयोग को लोगों की जान लेने का चार्ज लगाने तक की बात कह दी थी। कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए भी चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार माना था। कोर्ट की टिप्पणी को लेकर आयोग सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आयोग को कोई राहत नहीं दी थी। इसलिए अब चुनाव आयोग कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का भी आयोग पर दबाव है। राज्य बीजेपी कोरोना के चलते फिलहाल चुनाव को तैयार नहीं है, लेकिन बाकी सभी पार्टियों की राय इससे अलग है। टीएमसी तो लगातार चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि इस समय राज्य में कोरोना के हालात नियंत्रण में हैं। चुनाव आयोग आराम से राज्य में उपचुनाव करा सकता है, लेकिन आयोग बीजेपी के दबाव में ऐसा नहीं कर रहा है। लेकिन अब चुनाव आयोग की ओर से उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग ने राज्य की सभी पार्टियों को लेटर लिखा है। आयोग ने उपचुनाव करवाए जाने पर उनकी राय मांगी है। सभी दलों को अपनी राय 30 अगस्त तक चुनाव आयोग को बतानी होगी। टीएमसी सुप्रीमो और राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वो चुनाव आयोग के लेटर का जवाब जरूर देंगी। इससे पहले ममता बनर्जी लगातार ये बयान देती रही हैं कि सरकार 7 सीटों के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव के लिए तैयार है। बंगाल में अब कोरोना वायरस से हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं। अब देखना है कि चुनाव आयोग बंगाल में उपचुनाव करवाता है या नहीं। चुनाव आयोग ने गेंद राजनीतिक दलों की पाली में डाल दी है। ऐसे में ममता की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। दूसरी ओर भारत का पड़ोसी देश चीन भी हमारी मुश्किलें बढ़ा रहा है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ऐसे दांव चलने की कोशिश कर रहा है जिससे भारत की चिंता बढ़ रही है। एलएसी पर लगातार शांति वार्ता के लिए बैठक करने के बाद भी चीन अपनी चालों से बाज नहीं आ रहा है। भारत के खिलाफ चीन की एक और नापाक चाल सामने आई है। चीन ने पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा पर अपनी गतिविधियां असामान्य रूप से बढ़ा दी हैं। चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है। चीन ने इस प्रदेश को कभी भी भारत का हिस्सा नहीं माना। चीन की नई चाल का कांग्रेस के पूर्व सांसद और पासी घाट के मौजूदा विधायक निनोंग इरिंग ने खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि चीन सरकार अपनी पीएलए में अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों के युवाओं की भर्ती करने की कोशिश कर रही है। प्रदेश से सटे तिब्बत के इलाकों से भी भर्तियां की जा रही हैं। तिब्बत की सीमा से सटे इलाकों में रहने वाली निशी, आदि, मिशिमी और इदू जनजातियों और चीन की लोबा जनजातियों के बीच काफ़ी समानताएं हैं। उनकी बोली, रहन सहन और पहनावा करीब एक जैसा है। चीन जिस तरह सीमा से सटे बीसा, गोहलिंग और अनीनी इलाके में मकानों और सड़कों का निर्माण कर रहा है, उससे अरुणाचल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। कांग्रेस नेता ने केंद्रीय गृह और रक्षा मंत्रालय से अपील की है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने भी केंद्र से इलाकों में आधारभूत परियोजनाओं का काम तेजी से करने का अनुरोध किया है, ताकि बेरोजगारी और कनेक्टिविटी जैसी समस्याओं पर अंकुश लगाया जा सके। आपको बता दें कि बीते 1 साल में चीनी सैनिकों की भारत में घुसपैठ की कई खबर सामने आई और लगातार चल रहे भारत चीन के विवाद को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चीन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात पंजाब कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह की। पंजाब कांग्रेस में कलह खत्म होती नजर नहीं आ रही है। भले ही आलाकमान के सामने कैप्टन और सिद्धू में राजीनामा हो गया हो, लेकिन अब भी दिलों में दूरियां बरकरार हैं, जिसके संकेत उस बैठक से मिले हैं जिसमें सिद्धू ने आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए विधायकों को बुलाया था। लेकिन ना तो कैप्टन पहुंचे और ना ही उनके समर्थकों ने रुचि दिखाई। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पार्टी में कलह को खत्म कराने की कोशिश की है, जिसके बाद माना जा रहा था कि सिद्धू और कैप्टन में सब कुछ ठीक हो गया है। दोनों नेताओं ने दूरियों को भुलाकर अपने दिलों को भी मिला लिया है, लेकिन नेताओं की गैर मौजूदगी इस बात के संकेत दे रही हैं कि अब भी दिल नहीं मिले हैं। दरअसल पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने 13 नगर निगम क्षेत्रों के कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें सिद्धू ने पटियाला नगर निगम क्षेत्र के विधायक और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी बैठक में बुलाया था। लेकिन न तो सीएम पहुंचे और न ही उनके समर्थक मंत्रियों ने ही बैठक में कोई रुचि दिखाई। कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा, मनप्रीत सिंह बादल और ओपी सोनी बैठक में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे, जबकि बलबीर सिंह सिद्धू कुछ ही मिनट में बैठक छोड़कर चले गए। बैठक में कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु, श्याम सुंदर अरोड़ा, कुलजीत सिंह नागरा समेत करीब दर्जन भर विधायक ही उपस्थित रहे, जिसकी वजह से बैठक फ्लॉप हो गई।
वहीं बैठक फ्लॉप होने की मुख्य वजह यह भी रही कि पार्टी प्रधान ने आनन फानन में बुलाई मीटिंग का कोई एजेंडा ही तय नहीं किया था। किसी भी मंत्री या विधायक को ये मालूम नहीं था कि किस उद्देश्य या एजेंडे पर चर्चा के लिए मीटिंग बुलाई गई है। हालांकि पार्टी अध्यक्ष सिद्धू ने स्थिति संभालने की कोशिश करते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों पर चर्चा होगी, लेकिन बैठक के दौरान घोषित एजेंडे के बारे में कोई भी विधायक तैयारी करके नहीं पहुंचा था और पूरी बैठक हल्की फुल्की चर्चा तक सिमट कर रह गई। यानी मीटिंग में न तो कोई एजेंडा था और न ही किसी ने रुचि दिखाई, जिससे कैप्टन और सिद्धू की दोस्ती पर तो सवाल उठे ही, साथ ही एक सवाल ये भी खड़ा हुआ कि क्या इस रणनीति से कांग्रेस जीत पाएगी पंजाब का किला। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।